हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। और इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भारत का पहला आंदोलन है जो कि पैन इंडिया लेवल पे हुआ और इस आंदोलन के पिछले साल यानी कि 2020 में 100 साल कंप्लीट हुए हैं। इसलिए 2021 के लिए या 2022 के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको गहराई से समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके पहले कि हम नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट करें, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जान जाइए कि जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम साथ में थे और अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया था कि अगर हिंदू मुस्लिम साथ है तो हम कभी जो है भारत पे रूल नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने लगे। हिंदू को कहने लगे कि मुस्लिम आपका बुरा चाहते हैं, मुस्लिम को कहने लगे कि हिंदू आपका बुरा चाहते हैं और फिर दोनों को लड़वाने लगे, फाइट करवाने लगे। दूसरा चीज़ क्या समझना होगा आपको कि जैसे से लोगों में जागरूकता आने लगी, उनको ये समझ में आने लगा कि अंग्रेज यहाँ पे रूल तो कर रहे हैं लेकिन उनके हक का कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर अलग अलग पार्टियाँ बनने लगी और फिर अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी का भी गठन 1885 में हुआ, जिसमें काफ़ी ऐसे वकील जिन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी, जैसे कि आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये सब लोग जो है इसके मेंबर बने, जिनको क्या बोला गया, नरम दल के नेता, मॉडरेट्स। चूँकि ये लंदन में पढ़े थे, इनको लगता था कि अंग्रेज जब आए हैं तो भारत में अच्छा ही करेंगे। हालांकि बाद में इनको समझ में आ गया कि अंग्रेज यहाँ अच्छा नहीं, अपना जो है मतलब काम बनाने आए थे, यहाँ का जो ड्रेन मतलब जो वेल्थ है उसको ड्रेन करने आए थे, ले जाने आए थे। और चूंकि जो मॉडरेट लीडर्स हैं, नरम दल के नेता, इनका जो तरीका था वो आम लोगों से जुड़ता मिलता जुलता नहीं था और ये बस प्रेयर पिटिशन करते थे, आम पब्लिक में जाके मीटिंग नहीं करते थे। तो ये आम लोगों के बीच में फेमस नहीं हो पाए और जब 1893 के आसपास जब अकाल पड़ा तब भी इनका कुछ एक्शन नहीं रहा, तो लोगों में इनके प्रति जो है आक्रोश था। और फिर जब बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, तो जो गरम दल के नेता हैं लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये हिट हुए, ये फेमस हुए। इन्होंने बोला कि नहीं, हमको जो है चीज़ों को बॉयकॉट करना होगा, हमको जो है आम पब्लिक के में जाना होगा, सभाएं करानी होंगी। तो ये काफ़ी फेमस हुए। हालांकि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, गरम दल का नेता या नरम दल का नेता, इस बात पे लेके दोनों पार्टी में जो है 1907 में जो है विभाजन हो जाता है और जो गरम दल के मेन नेता रहते हैं बाल गंगाधर तिलक, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है 1908 में। अब पहला तो आपने समझा कि हाँ, अंग्रेजों ने कैसे फूट डलवाया हिंदू और मुस्लिम के बीच में। दूसरा आपने समझा कि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। तीसरा आपने समझा कि उसमें दो सेक्शन हो गए, एक आपके मॉडरेट्स जिसमें आपके दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद आपका फिरोज शाह मेहता, WC बैनर्जी, ये लोग थे जो लोग की प्रेयर और पिटीशन करते थे और अंग्रेजों को बहुत हद तक अच्छा मानते थे। ये इनका मानना था कि अंग्रेज भारत में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हालांकि कुछ समय के बाद इनको समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत को लूटने आए हैं। और चूंकि जो मॉडरेट्स हैं वो खुद को एलाइट समझते थे, आम पब्लिक में नहीं जाते थे। तो फिर जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय फिर जो कांग्रेस के लीडर हिट हुए उनको कहा गया गरम दल के नेता, लाल बाल पाल, ठीक है। और इस टाइम पे गांधी जी कहाँ हैं? इस टाइम पे गांधी जी हैं दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एनी बेसेंट, उनका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना इंडिया में की और तिलक को भी ये बात समझ में आई कि अगर आपस में ही हम लोग अलग रहेंगे तो फिर अंग्रेजों का सामना कैसे करेंगे। तो पहले तिलक ने छोटे पैमाने पे जेल से छूटने के बाद जो है होम रूल लीग का गठन किया 1914 में और उसके बाद जो है लेटर ऑन एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग का गठन किया जो कि बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। और इस होम रूल लीग ने जो स्वतंत्र आंदोलन था इसको गांव-गांव तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस था उसका मतलब मेंबरशिप का फीस ज़्यादा था और वो लोग जो है आम पब्लिक से जाके उतना इंटरेक्शन नहीं करते थे, इसलिए उनका पहुंच जो है गांव-गांव तक नहीं था। लेकिन जब ये होम रूल मूवमेंट का जब गठन हुआ ना तो उसके बाद इसका पहुंच गांव-गांव तक फैला। जो फ्रीडम जो स्ट्रगल है उस वो गांव-गांव तक फैला और लोगों में जो है
जागरूकता पैदा हुई और तभी जो है फिर गांधी जी का जो है इंडिया में आना होता है 1915 में। और उसके बाद तो एक अलग ही क्रांति आ जाती है, एक अलग ही मोड़ आता है फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में अपना सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट कर लिए थे और वो समझ चुके थे कि अंग्रेज़ों को कैसे झुकाया जा सकता है, वो अपने अलग अलग तरीके इस्तेमाल करना चालू कर दिए थे। सबसे पहले आप जानते होंगे कि बिहार के चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। उसके बाद वो गुजरात गए, वहाँ खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में वहाँ पे फिर उन्होंने काम किया। तो ऐसे करते करते गांधी जी जो है इंडिया में पूरा पॉपुलर हो गए। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने आपको अलग अलग पहलू आपको समझाया है। अब इसमें और एक चीज़ हम आपको ऐड करना चाहेंगे और उसके बाद तब हम असहयोग आंदोलन पे आएंगे। इसमें आपको खिलाफत आंदोलन को भी समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके खलीफा हुआ करते थे, ठीक है। खलीफा मतलब जो जितने भी मुस्लिम हैं उनके सबसे हेड। तो उस समय जो तुर्की के जो रूलर थे वो खलीफा का पोस्ट उनको मिला हुआ था। हालांकि आज के डेट में ये पोस्ट नहीं है, ये पोस्ट जो है आज से लगता है 1924 में ही ख़त्म कर दिया गया था। तो उनको जो है खलीफा का पोस्ट मिला हुआ था। और जब पहला विश्व युद्ध खत्म होता है 1919 में, तो जो अंग्रेज हैं वो तुर्की के साथ बहुत ख़राब व्यवहार करने लगते हैं। आप जानते होंगे कि उस समय वहाँ पे जो तुर्की जो है ओटोमन साम्राज्य में था, और चूंकि ओटोमन साम्राज्य का हार होता है पहला विश्व युद्ध में, तो जो अंग्रेज हैं वो बहुत बुरी तरह से जो है ओटोमन साम्राज्य को अपने में खुद में जो है अपने सहयोगियों के साथ बांट लेते हैं, और साथ ही साथ तुर्की के जो वो खलीफा थे उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तो इसके अगेंस्ट में पूरे विश्व भर में आंदोलन चलता है, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया था कि जो वो खलीफा थे वो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के हेड थे। तो भारत में भी ये आंदोलन होता है जिसको लीड करते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली, जिसको क्या बोलते हैं, अली ब्रदर्स, ठीक है। और यहाँ पे खिलाफत आंदोलन चालू होता है। और मुंबई में जो है ऑल इंडिया खिलाफत पार्टी का गठन किया जाता है। अब गांधी जी ये चीज़ समझ गए थे कि अगर मुस्लिम्स को साथ में लाना है, ठीक है, कांग्रेस के, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि हम उनको सपोर्ट करें। तो गांधी जी जो है वो खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। और जो खिलाफत आंदोलन होता है वो स्टार्टिंग में तो मतलब जैसे बोले नरम रहता है, लेकिन फिर बाद में जब इलाहाबाद में उसकी बैठक होती है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं जी, अब हम क्या करेंगे, जो फॉरेन गुड्स है उसका बॉयकॉट करेंगे, जो फॉरेन स्कूल और कॉलेजेस है उसका बॉयकॉट करेंगे, जो कोर्ट है उसका बॉयकॉट करेंगे, और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस करेंगे। ये आपका लगभग जून 1920 का बात है। उसी समय एक ट्रीटी भी हुई थी, संधि, ट्रीटी ऑफ सीवियर्स, उसको भी आप पढ़िएगा, SEVRS, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें ही मतलब जो है टर्की के साथ काफ़ी बुरा मतलब उसमें कंडीशन रखा गया था। तो इससे जो है खिलाफत आंदोलन को और बल मिला था, ठीक है। ये आप बैकग्राउंड समझ गए खिलाफत का। और पहला विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद से क्या हुआ कि लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, जहाँ पे वहाँ के किसानों ने वहाँ के राजा को, जो कि बहुत बदमाश था, उसको हटा दिया था, रूलर को हटा दिया था। तो ये सब कहानियाँ अब सुनने को मिल रही थी, न्यूज़पेपर में छप रही थी। तो इससे लोग काफ़ी प्रभावित थे। प्लस जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिला आम पब्लिक को। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो गई, तो इससे भी लोगों को काफ़ी आक्रोश था। उसके बाद चूँकि लोगों में काफ़ी आक्रोश बढ़ गया तो 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसमें ना कोई वकील होगा, ना कोई दलील होगा, और सीधे किसी को जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसी के विरोध में जो है ना, अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग बैठे थे, मतलब मिले थे। वहाँ पे उनके 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसको लेके जो है वहाँ पे आम बैठक चल रही थी कि तभी जनरल डायर वहाँ पे आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जिसको जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं, मासैकर कहते हैं। उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। तो इससे पूरे देश में जो है आक्रोश होता है। गांधी जी जो है वो रॉलेट सत्याग्रह जो है वो चालू करते हैं। और उसके बाद जो है
आपका असहयोग आंदोलन चालू होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि वो कौन कौन से कारण रहे जिसके चलते असहयोग आंदोलन रहा, तो आपको बताना होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगाई आ गई, चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ गए। उसके बाद रूस की क्रांति का जो 1917 में होता है उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसके बाद जो अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेके आए, ठीक है, कि ना कोई अपील होगा ना कोई दलील होगा और लोगों को बिना वजह गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उससे भी काफ़ी आक्रोश था। उसके बाद जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ वो तो कहना ही मतलब क्या बोला जाए। उसके बाद गवर्नमेंट जो है 1919 में एक्ट भी लेके आई, मॉन्टेक ट्रांसपोर्ट एक्ट, जिससे भी मतलब लोग काफ़ी परेशान थे। और इमीडिएट कॉज क्या रहा? इमीडिएट कॉज रहा आपका खिलाफत आंदोलन। तो ये पीटी में क्वेश्चन भी पूछता है कि असहयोग आंदोलन का इमीडिएट कॉज क्या रहा, तत्कालिक कारण। जैसे आप पढ़े होंगे कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके अलग अलग कारण थे, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, अलग अलग कारण थे। लेकिन जो इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज था कि जो एनफील्ड राइफल आया था जिसमें ये रूमर था कि जिसमें गाय का और सुअर का मतलब मांस इस्तेमाल किया गया है, तो वो इमीडिएट कॉज था 1857 रिवोल्ट का। वैसे ही जो असहयोग आंदोलन है उसका इमीडिएट कॉज क्या रहा? इमीडिएट कॉज रहा खिलाफत आंदोलन। और गांधी जी को लगा कि यही सही समय है कि मुस्लिम्स को भी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल किया जाए। तो गांधी जी ने बढ़ चढ़ के इसको सपोर्ट किया और दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन को जो है वो मर्ज कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। और जो खिलाफत आंदोलन में डिमांड था वो मतलब गांधी जी भी रखे कि हाँ, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो भी टाइटल है उनको उसको वापस करना, और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। साथ ही साथ गांधी जी यहाँ पे और क्या कर दिए? चरखा ऐड कर दिए, खादी को ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हम लोग समझे हैं फेज 1 कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे चालू हुआ। अगस्त 1920 से जो है गांधी जी ने इसको चालू करवाया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में स्पेशल सेशन हुआ और इसको अप्रूवल दिया गया। और फिर दिसंबर 1920 नागपुर सेशन